ठीक है, अभी हमको शुरू करना है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को पहले कहा जाता था इनर्ट गैस एलिमेंट, अभी कहा जाता है नोबल गैस एलिमेंट। पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। सही है, तो इतने रहेंगे एलिमेंट जो जिनके बारे में आपको पता है। लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो कौन है, रेडियोएक्टिव, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से उसके बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी है। तो बच्चे कौन कौन, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ठीक है, जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो हेलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन 10, 8, 18 डिफरेंस बोला मैंने। ठीक है, पहले डिफरेंस कितना है, यहाँ से 2, 18 इधर 32, 86। ठीक है, एक हम नंबर ऑफ शेल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ शेल्स ऐसे रहेगा। नंबर ऑफ शेल मिल जाएगा तो क्या पता चलेगा, वहां से साइज, बाकी सभी बातें पता चल जाएगी। हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2s2 2p6, ये रहेगा 3s2 3p6 3d0। ठीक है, क्रिप्टॉन क्या रहेगा, 3d10 4s2 4p6 4d0। क्लियर। लास्ट में देखेंगे ज़ेनॉन, क्या आएगा, 4d10 5s2 5p6 5d0। रेडियम, रेडॉन क्या आएगा, 4f14 5d10 6s2 6p6 6d0। डन, क्लियर है। इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और यहाँ पे वैलेंस शेल में 8, और यहाँ पे वैलेंस शेल में 2। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है, अनस्टेबल, स्टेबल। और जब वो स्टेबल रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जो स्टेबल रहेगा वो किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। इसलिए ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को इनर्ट एलिमेंट कहा जाता है। ऑल आर प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट। कौन से स्टेट में है, गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट में है पोलर, नॉन पोलर। These are monoatomic. These are monoatomic. इसका मतलब हेलियम अकेला प्रेजेंट रहेगा, नियॉन अकेला प्रेजेंट रहेगा, आर्गन जो रहेगा वो अकेला प्रेजेंट रहेगा। तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, हेलियम रहेगा, हेलियम बाय 2 नहीं पॉसिबल है, हेलियम बाय 4 पॉसिबल नहीं रहेगा। Why? बिकॉज उनका एटॉमिसिटी कितना है, 1। मैंने पूछा एक हेलियम और दूसरे हेलियम के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा,
यहाँ पे एक हेलियम का गैसियस पार्टिकल है, ऑल आर इन गैसियस स्टेट। यहाँ पे दूसरा हेलियम का गैसियस पार्टिकल है, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? ओके, ये हेलियम जो है ये पोलर है नॉन पोलर? ना, अरे अपोजिट पोल्स डेवलप हो रहे हैं क्या? नहीं, इसका मतलब क्या रहेगा? नॉन पोलर। ये कौन है? ये कौन है? तो इनके बीच में इंटरेक्शन कौन सा रहेगा? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। इनके बीच में इंटरेक्शन कौन सा रहेगा? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आ रहा है? ओके, बाकी ये जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज है। टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। पक्का? तो हम साइज के बारे में बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? रीजन पता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं मैं। इसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टॉप टू बॉटम जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, साइज बढ़ेगा। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टॉप टू बॉटम जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी पक्का। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? अपन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is directly proportional to force of attraction, inversely proportional to force of attraction. Directly proportional to force of attraction, but sign will be negative. इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए। अरे किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए? हेलियम। उससे कम नियॉन, उससे कम क्रिप्टॉन, उससे कम ज़ेनॉन। पक्का? तो ये रहेगा हमारा एक्सपेक्टेड। एक्चुअल में क्या होगा? कौन जगह चेंज करेगा? कौन जगह चेंज करेगा? हेलियम। तो ये बन जाएगा नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, हेलियम। रीजन स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा रहेगा और इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी सबसे कम रहेगा। डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज। तो डेंसिटी में लिखेंगे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? अरे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड होता है? इनमें से किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा? ज़ेनॉन। इसको छोड़ दो, इसमें किसका ज्यादा रहेगा? ज़ेनॉन। तो सिंपल सी बात है, ज़ेनॉन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट इसके अंदर ज़ेनॉन और ज़ेनॉन में कौन सा इंटरेक्शन रहेगा? क्रिप्टॉन और क्रिप्टॉन में, आर्गॉन आर्गॉन, नियॉन सॉरी नियॉन नियॉन, हेलियम हेलियम, क्या सब में सेम इंटरेक्शन है? ऐसा कोई है कि किसी में इंड्यूस्ड डाइपोल है, किसी में डाइपोल डाइपोल है? इसका मतलब ट्रेंड जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, जो पहला वाला होता है वो बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पे वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इंड्यूस्ड डाइपोल है, यहाँ पे भी इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो डायरेक्टली हम जाएंगे और लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है? तो किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, टेक्स्ट बुक निकालो। टेबल 7.12
7.12 टेबल 7.12 एक बार उसको अच्छे से देख लो, जो थ्योरी में दिया हुआ है वही टेबल में दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर क्लियर है? मैं बोलता हूं उतना देखो, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। एटॉमिक रेडियस देखो, टॉप टू बॉटम बढ़ गया था, बोला था हमने 120, 160, 190, 200, 220 बढ़ा हुआ है, सही बात है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाएंगे, कम होगा, कम हो रहा है पक्का। हेलियम और नियॉन में से नियॉन का कम है, नियॉन और आर्गन में से आर्गन का कम है, आर्गन और क्रिप्टॉन में से क्रिप्टॉन का कम है, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन में से ज़ीनॉन का कम है, सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कम होता है, टॉप वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा। तो हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए? अरे कौन ज्यादा होना चाहिए? हमारे हिसाब से कौन होना चाहिए? हेलियम। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। रियल में क्या है? सबसे ज्यादा कौन है? उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम हीलियम। समझ में आ रहा है? आर्गन और क्रिप्टॉन में वैल्यू भले सेम है, लेकिन उन्होंने सिंपल रेशियो में दिया हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू देखने जाएंगे तो डेसिमल पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो वैल्यूज राउंड अप करके दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी बढ़ रहा है, कम हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखो, 24.6, 83.8, 111, 5.9, 161.3 एंड 203। बढ़ा है, कम हुआ है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये रहेगा किसके बारे में? ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स के बारे में। ये सिर्फ टेबल के हिसाब से था, एक बार टेबल अच्छे से देख लो। एटमॉस्फेरिक मतलब नेचुरल अबंडेंस वाला है, बता था ना, नेचर में कितना मिलेगा उसको बोलते हैं नेचुरल अबंडेंस, वो दिया हुआ है। टेबल को अच्छे से देख लो। पावर तो देखो डेंसिटी में, वैल्यू को मत देखो बस। अरे क्लियर है? टेबल देखो पहले, टेबल अच्छे से मतलब सीक्वेंस देखो, एक जगह चेंज है, कहां पे? इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, किसका? इसको पेंसिल से सर्कल कर दो। रीजन क्या लिखोगे? स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, इनमें से कुछ लिखना है, इरेज कर दो। सब कुछ टेबल पे ही लिखना है, लिखो जल्दी से, तो स्पीड अच्छा रखना, ठीक है। बाकी कहाँ देखना है, डिस्काउंट क्यों है? पूछने वाले इसलिए कोई बात जलसा करते हैं, पूछेंगे कल। कब तक अपसेंट रहेंगे? कभी तो आएंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन पूछेंगे। आपको 15-16 हो गया रीड करके, कल के लिए 17 बोल दे तो काम खत्म। आएंगे तो मिल ही जाएंगे। 10 दिन बाद क्या लिखने को मिलेगा, यही ना? कोई बात नहीं, डर को होगी तो बदल देते हैं।
ऑपोजिट रहेगा तो ये रिएक्टिव रहेगा नॉन रिएक्टिव, और ये जब नॉन रिएक्टिव रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे इनर्ट। और इसलिए ऐसा होता था कि इसको हम लोग इनर्ट मानते थे, सभी को क्या मानते थे इनर्ट, और ये बोलते थे कि कभी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। फिर एक बार क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ था, O2 का रिएक्शन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ हुआ। इसके साथ हेक्साफ्लोराइड, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। अब हुआ ऐसा कि यहाँ पे प्लैटिनम के साथ जिसने बॉन्ड बनाया, प्लैटिनम के साथ जिसने बॉन्ड बनाया वो कौन है, क्लोरीन। और क्लोरीन एक बात के लिए फेमस है, कौन से, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जब वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा इसका मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और जब वो प्लैटिनम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी, इसका मतलब बॉन्ड बनाने के टाइम पे एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ऐसे कितने बॉन्ड बनाए क्लोरीन ने, मतलब 6 बॉन्ड बनाएगा तो वो बहुत सारा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसका मतलब बहुत सारा एनर्जी किसके पास जमा है, इस मॉलिक्यूल के पास जमा है। अब ये एनर्जी खर्च कहाँ करेगा, वो बोलता है कि मुझे ऑक्सीजन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाना है, ये मॉलिक्यूल बोलता है मुझे ऑक्सीजन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाना है। बाकी लोग इसको समझा रहे हैं, ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से एक है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से सेकंड नंबर पे आता है, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन तुमको फुल करना है, मतलब इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगा, लो होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पुल करना डिफिकल्ट है। और आपको फिर भी इलेक्ट्रॉन पुल करना है तो उसके बदले में ज्यादा एनर्जी क्या करना होगा, खर्च करना होगा। बोले कोई बात नहीं, प्लैटिनम बोल रहा है मेरे साथ 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन ने स्ट्रांग बॉन्ड बनाया, बहुत सारा एनर्जी को रिलीज किया, और इतना एनर्जी रिलीज किया कि मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को इजीली खरीद सकता हूं। तो अब क्या करेगा, ये प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, O2 के ऊपर चार्ज कौन सा है, अभी कितना है, 0। जब एक इलेक्ट्रॉन इसका गेन करेगा कौन, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो ये बन जाएगा O2+1। वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया, F6, प्लैटिनम F6 ने, तो ये क्या बनेगा, प्लैटिनम F6-1। और अब क्या होगा, इस -1 को स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा, +1। ठीक है, तो ये बन गया एक न्यू कंपाउंड, और ये न्यू कंपाउंड जो है वो रेड कलर शो करेगा। कौन सा कलर शो करेगा, रेड। तो डिस्कवरी चल रहा था, ऐसे एक जन ने क्या किया, नील नाम था उसका, तो उसने ये कंपाउंड बनाया, अपने क्लास का नील। तो प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसको आयोनिक इसलिए बोला क्योंकि ये है कैटायन पार्ट एंड दिस इज अनायनिक, और ये अपोजिट चार्ज है, इसका मतलब इसको आप बोल सकते हैं आयोनिक। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो ऑक्सीजन है, प्लैटिनम क्लोरीन है, इसमें इनका क्या रिलेशन, इनका क्या रिलेशन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसने क्या नोटिस किया कि जितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन का है, हम मानते तो ऑक्सीजन को कोई इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव और इतना ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर भी इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव या जिनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, ऐसे एटम्स का भी इलेक्ट्रॉन पुल करने की ताकत रखता है। वो कौन है, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। इस डेटा से उस नील नाम के साइंटिस्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया कि चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन था और इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई था, फिर भी उसका इलेक्ट्रॉन इसने पुल किया, तो इसके मन में क्यों ऐसा करे, तो फिर इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर किया, तो उसको ऐसा लगा कि ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ज़ेनॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी नियरली सेम है। इसका ज़ेनॉन का और ऑक्सीजन का।
जब उसको लगा कि ये मॉलिक्यूल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है, और जितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन का है उतना ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका है, ज़ेनॉन का। पहले ऐसा कुछ नहीं था, सब लोगों को ये लगता था कि इसका वैलेंशियल कंप्लीट है, वैलेंशियल कंप्लीट है, ये रिएक्शन नहीं करेंगे, तो सबने ए मान के छोड़ दिया था कि ये कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, और कोई इनके साथ एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहा था। सबने मान लिया था कि ये कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ऐसे टाइम पे कोई रिसर्च कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे इनके ऊपर रिएक्शन करना है, तो लोग क्या बोलेंगे, पागल हो गए, पूरी दुनिया मान चुकी है कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। इसलिए कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन नील को जब पता चला कि जब ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो भी ये कंपाउंड उसका इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है, तो उसने क्या किया, फिर जिन कंपाउंड्स का, जिस एटम्स का, जिन एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन के इतना है, उनके साथ इस कंपाउंड का रिएक्शन करने की सोची। और हुआ क्या, जिन कंपाउंड, जिन एटम्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतना है, उनके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। फिर उसकी नजर गई इनके डेटा के ऊपर, तो उसको पता चला कि ज़ेनॉन जो है उसका भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन के इतना ही है। तो फिर क्या किया उसने, इस कंपाउंड का रिएक्शन ज़ेनॉन के साथ किया, ज़ेनॉन का रिएक्शन किया प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। और जब ये रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे उन्होंने देखा ये मिल गया ज़ेनॉन प्लस और ये मिल गया प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड माइनस। ये देखो उसको अच्छा लगा, ये कैसे पॉसिबल है, सब लोग तो यही बोल रहे कि ये रिएक्शन शो नहीं करता है, फिर भी इसने यहाँ पे रिएक्शन शो किया। तब जाके पता चला कि ज़ेनॉन जो है वो भी रिएक्शन शो कर सकता है, लेकिन कंडीशन ऐसी है इसके साथ रिएक्शन वही करेगा जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, और ऐसी बहुत ज्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होती है। और इसीलिए ये ज़ेनॉन की रिएक्शन बाद में ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ की गई। तो दो ही ऐसे एलिमेंट है स्ट्रॉन्ग जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ, उनमें से एक जो था वो था फ्लोरीन और दूसरा था ऑक्सीजन। फिर भी लोगों को ऐसा लगा कि इन दोनों को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन रहेगा, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। और इसीलिए जब ज़ेनॉन के साथ रिएक्शन करने के बारे में सोचा गया तो उनको ऐसा लगा कि इसके साथ रिएक्शन करके थोड़ा वेट करने से अच्छा है हम डायरेक्टली किसके साथ रिएक्शन करेंगे, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो रिएक्शन भी जल्दी शो करेगा, रिएक्शन भी क्या करेगा, जल्दी शो करेगा। फिर क्या हुआ, ज़ेनॉन का रिएक्शन जब फ्लोरीन के साथ किया गया तो उसने बनाया XeF2। क्या बनाया, XeF2। फिर क्या हुआ, इनका इक्वल प्रोपोर्शन दिया गया, इक्वल प्रोपोर्शन, जैसे हम मानते हैं 1:1, 1:1 प्रोपोर्शन दिया तो क्या मिला, XeF2। फिर क्या हुआ, इस फ्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया गया, और फिर क्या हुआ, इसका रेशियो रखा गया 1:5। कितना रखा गया, 1:5। तो यहाँ पे हमको जो कंपाउंड मिला वो मिला XeF4। क्या मिला, XeF4। और फिर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया गया, फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ाया गया, और यहाँ पे फ्लोरीन का अमाउंट रखा गया 1:20। कितना रखा गया, 1:20। यहाँ पे मॉलिक्यूल मिला XeF6। कितना मिला, XeF6। अब आप ये मत सोचो कि सर इसका रेशियो 1:20 तो बाकी कहाँ गए, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करने के लिए बाकी जो है वो एक्स्ट्रा में रखा है, तो ज्यादा क्वांटिटी यूज किया गया है। क्वांटिटी कम था तो डाइफ्लोराइड, क्वांटिटी फ्लोरीन का बढ़ा दिया तो हेक्साफ्लोराइड, और क्वांटिटी टेट्राफ्लोराइड, और क्वांटिटी और बढ़ाया गया तो क्या मिला, हेक्साफ्लोराइड। तो इस प्रकार से ज़ेनॉन जो रहेगा ये फ्लोराइड फॉर्म में हमको
मिला। इन केस हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। याद है बोर्ड? ये दिखा रहा है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, NS2 और NP6 ND0। S के पास एक ऑर्बिटल है, P के पास 3 ऑर्बिटल है और D के पास 5 ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे। S के पास कितने हैं? 1 2। P के पास 1 2 3 4 5 6। ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? तो ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा। एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट 1 कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। जब ये बॉन्ड 2 बनाएगा तो कौन से ऑर्बिटल को यूज करेगा? P एंड D। तो ऑर्बिटल यूज करेगा P एंड D। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? इफ इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बनाना होगा। और इसलिए मैंने बोला था एक्साइटेड स्टेट में हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही पॉसिबल होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं होता। समझ में आ रहा है? ओके। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +2 इन एक्साइटेड स्टेट 1। एक्साइटेड स्टेट 2 की बात करेंगे तो ये P का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? D में। तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 4। ऑर्बिटल यूज करेंगे P और D। बॉन्ड कितने बनाएंगे? चारों के चारों किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। और जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +4। कितना रहेगा? +4। अब एक्साइटेड स्टेट 3 कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा? P में से कहां पे जाएगा? D में। कितने बॉन्ड बनाएगा? 6। जब बॉन्ड 6 बनाएगा तो ऑर्बिटल यूज करेगा P और D। कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? P और D। जब ये P और D दोनों ऑर्बिटल यूज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +6। कितना रहेगा? +6। एक और लोन पेयर बाकी है, उसको भी एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं। कितने बॉन्ड बनाएगा? 8। ऑर्बिटल यूज करेगा S P और D। ऑक्सीडेशन नंबर +8। और वैसे भी यहाँ पे जो हमने ऑक्सीजन यूज किया या फ्लोरीन, इनके पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? P का ओवरलैप P के साथ हो सकता है, P का ओवरलैप D के साथ हो सकता है, P का ओवरलैप S के साथ हो सकता है। इसका मतलब सभी के सभी पॉसिबल रहेंगे। लेकिन इनमें से ये 3 जो है ये कॉमन होते हैं और लास्ट वाला जो रहेगा वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जब वो 8 बॉन्ड बनाएगा तो उन बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। और इसलिए ये +8 में हाईली क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। तो इसका रेंज क्या रहेगा? +2 +4 +6। और इसलिए यहाँ पे हमने डाइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड और हेक्साक्लोराइड इतना ही बनाया है, इससे ज्यादा नहीं बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि ये ओनली फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको यूज करते हैं फ्लोरीन को। अब इन दोनों में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और इसलिए जैसे ज़ेनॉन रिएक्शन करता है वैसे क्रिप्टॉन भी करता है। लेकिन क्रिप्टॉन जो रहेगा वो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल बनाता है और वो होता है डाइहैलाइड। तो क्रिप्टॉन जो रहेगा वो ओनली बनाएगा डाइफ्लोराइड। ज़ेनॉन क्या बनाएगा? डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड। एक बार देख लो। फर्स्ट रिएक्शन प्लैटिनम और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया गया
ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है और इसके पास ऑलरेडी फ्लोरीन के बॉन्ड बनाए हैं और फ्लोरीन जो होता है वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनाता है और जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। तो इसने जो एनर्जी रिलीज किया था उसके पास इतना सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसने जो एनर्जी कमाई है उस कमाई से क्या करेगा वो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑक्सीजन बन जाएगा O2+1 और ये बन जाएगा प्लैटिनम हेक्साक्लोराइड -1। अरे कुछ समझ रहा है? पक्का? तो पता चल जाएगा। ऐसे आयंस क्यों बनाया? इसके पास जैसे आपने बोला था ना, जो लोन पेयर्स कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, तो वो क्या करते हैं जो भी कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेगा तो उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। सेम कंडीशन इसका है, इसने जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसको लगता है कि किसी का भी इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है। तो XeF2 में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। आपने तो बोला Xe प्लस मैंने कहा बोला लोन पेयर वाला, ऐसा नहीं बोला मैंने। ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। Xe जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, ये वाला। तो ग्राउंड स्टेट में उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन सल्फेट नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और बोलो ठीक है। अब यहां मैंने लिखा XeF2 और इसका रिएक्शन किया वाटर के साथ। क्या होगा? दोनों के दोनों क्लोरीन बाहर निकलेंगे, क्या बनेगा ये Xe+2 F-, ठीक है। ये किसमें टूटेगा H+ और OH-। इस Xe+2 के पास कौन जाएगा OH-, ये क्या बनेगा HeOH+1 ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर। अब क्या होगा, ये लोन पेयर वाला ऑक्सीजन जो रहेगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे 3, इसलिए वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ये बन जाएगा XeO। क्या रिलीज किया ये वाला H+ इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा, और यहाँ का H+ जो रहेगा वो इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा HF, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फ्लोराइड कंपाउंड था उस फ्लोराइड कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट किया ऑक्साइड कंपाउंड में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्लोराइड कंपाउंड को ऑक्साइड कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इनके बीच में कितने बॉन्ड्स रहेंगे, दो। ऐसे कितना ऑक्सीजन के साथ ज़ेनॉन बॉन्ड बना सकता है 3। तो पहला मॉलिक्यूल क्या रहेगा XeO, दूसरा क्या रहेगा XeO2 और तीसरा क्या रहेगा XeO3, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कंपाउंड जो रहेंगे वो ऑक्साइड के फॉर्म में इस प्रकार से रहेंगे XeO, XeO
XeO2 एंड XeO3। लेकिन क्लोराइड के फॉर्म में कैसा रहेगा? XeF2, XeF4 एंड XeF6। तो रिएक्शन इस प्रकार से करेगा। देख लो एक बार। देखो हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो दोनों क्लोरीन निकल गए, वहां पे एक ऑक्सीजन आया। तो इसके लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज किए? 1। ओके ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन थे तो वाटर कितना यूज किया? 1। जब यहाँ पे 4 क्लोरीन रहेंगे तो 2। तो मुझे बताओ HF कितने मिलेंगे? 4। यहाँ कौन रहेगा? HCF4। वाटर कितने यूज करेंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ चले गए तो क्या बचे? कितने ऑक्सीजन? दोनों यहाँ चिपक जाएंगे। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? +4। तो जरूरत किसकी रहेगी? -4 की। ये बन जाएगा HeO। क्या बन जाएगा? HeO। तो रिएक्शन ऐसे भी कर सकता है। क्लियर है? कभी-कभी क्या होता है, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है। क्या करता है? डिसप्रपोर्शनेशन। मतलब क्या होगा? सपोज हमने यहाँ पे यूज किया XeF4। क्या यूज किया? XeF4। तो ये इसका रिएक्शन करके बन जाता है XeO3, साथ में बन जाता है Xe। क्या हुआ? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? +6। तो कभी-कभी ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो क्या करता है? इस प्रकार से रिएक्शन भी करता है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कभी-कभी वो एक का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे का रिडक्शन करता है, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है? टेक्स्ट बुक निकालो। ओके, 7.23 स्टार्टिंग में दिया हुआ है। नोबल गैस कौन सा कितना मिलेगा वो सब लिखा हुआ है। टेबल हो गया था 7.12। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंथैल्पी, साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है। नोबल गैस प्रॉपर्टीज में क्या लिखा होगा? इट इज इन गैसियस स्टेट, मोनोएटॉमिक रहेगा, ऑर्डरलेस रहेगा, टेस्टलेस रहेगा, स्पैरिंग। स्पैरिंग में सोल्यूबल इन वाटर लिखा होगा। क्यों? पोलर तो नहीं है। सब उसको रिएक्टिव करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। रिएक्टिव कम एक्सियो नहीं। ओके, ये पोलर है नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। फ्लोरीन जो था हैलोजन, पोलर है नॉन पोलर है? फ्लोरीन F2 हाँ? अरे F2 पोलर है नॉन पोलर है? नॉन पोलर। Cl2 पोलर है नॉन पोलर है? ये क्वेश्चन हमने क्लोरीन में देखा था कि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला Cl2 है। दोनों के दोनों क्लोरीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वो कैसा रहेगा? नॉन पोलर। और वाटर कैसा है? तब मैंने आपको बोला था कि वो वाटर में सोल्यूबल क्यों है, तब लिख के दिया था बिकॉज़ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सेम यहाँ पे भी होता है। ये जो ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स है ये वाटर में स्पैरिंगली सोल्यूबल है। इसका रीजन है क्योंकि ये नॉन पोलर है और वाटर कैसा है? पोलर। तो जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वहां पे कौन सा इंटरेक्शन बनेगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसके वजह से वाटर में थोड़े से क्या रहेंगे? सोल्यूबल। मैंने बोला था जो भी नॉन पोलर गैस होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। उसका रीजन होता है
डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में वो सब लिखा होगा जो मैंने पहले बोला था। ये मॉलिक्यूल पहले बनाया था, उसके साथ कंपेयर किया, ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो सब लिखा होगा इंग्लिश में। नेक्स्ट साइड में देखो जेनॉन क्लोरीन कंपाउंड। पहले रिएक्शन में देखो दोनों का क्वांटिटी में से जेनॉन एक्सेस में है, उनका रेशियो नियरली 1:1 रहेगा। या तो जेनॉन ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, क्लोरीन कम क्वांटिटी में रहेगा, तो क्या मिला XeF2। सेकंड रिएक्शन में देखो रेशियो कितना है 1:5, क्या मिला और उसका रेशियो 1:20 रहेगा तो क्या रहेगा XeF6। तो 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन सकते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। उसके बाद इनको जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स लिखे होंगे, लिखा है। उसका पहला वाला रिएक्शन देखो, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड। उसका रिएक्शन किसके साथ किया? इसके हाइड्रेशन बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे? अरे लिखा क्या है वो मत देखो, उसमें कंफ्यूजन भी होता है। इसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, हाइड्रेशन बोलेंगे? अरे हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस का डिफरेंस पता है? कितने लोगों को रेशियो है? बोलो। हाइड्रोलिसिस में जो रिएक्टर होता है उसको स्प्लिट नहीं करता है, हाइड्रेशन में स्प्लिट, हाइड्रोलिसिस में स्प्लिट करता है और हाइड्रेशन में स्प्लिट नहीं करता। ठीक है बैठो। हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे रिएक्टेंट को बिना 2 पार्ट में डिवाइड किए, और हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे रिएक्टेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करके। अब वहां पे देखो जेनॉन में मैंने वाटर XeF2 में वाटर को ऐड किया है, तो उसमें उस XeF2 को 2 पार्ट में डिवाइड करके ऐड किया या बिना डिवाइड किए? कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया? Xe+2 और F-1। और जब वो एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस। और इसलिए वहां पे हाइड्रोलिसिस नाम का वर्ड यूज किया हुआ है। अब देखो वो जो XeF4 का हाइड्रोलिसिस किया है तो प्रोडक्ट क्या मिला है? Xe प्लस XeO3। इस टाइप का रिएक्शन वो लिखा हुआ है वहां पे। देखो मैंने बोला था XeO4 का हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो वहां पे हमको Xe भी मिलेगा और XeO3 भी मिलेगा। ऑक्सीजन जेनॉन रिएक्शन में पहला। तो क्या उस रिएक्शन को मैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जेनॉन है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। राइट साइड में 2 जेनॉन है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। समझ आया? नहीं समझा? यहाँ पे जो मैंने आपको मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करके दिए थे कौन से? XeF2, XeF4, XeF6, O, XeO, XeO2 एंड XeO3। इनके स्ट्रक्चर्स दिए, देखो एक बार। दिए है कि नहीं है? वहां से आप क्या निकाल सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ज्योमेट्री तो उनके नीचे लिखा हुआ है। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है रेगुलर से थोड़ा सा अलग रहेगा। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है जो रेगुलर पैटर्न होता है उसको डिस्टर्ब किया हुआ पैटर्न। क्या बोला? रेगुलर पैटर्न का डिस्टर्ब किया हुआ जो पैटर्न होता है उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। ठीक है? अरे हाँ या नहीं कुछ तो बोलो। मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल 7.22 के नीचे क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन के नीचे पढ़ लो एक बार, आपके लिए यही है होमवर्क कर रहे। ठीक है? तो जो यूजेस है ग्रुप नंबर 18 के, वो आपको ही पढ़ना है, आपको ही समझना है, आपको ही उसका सॉल्यूशन निकालना है। कल पूछूंगा उसके बारे में मैं, उसको छोड़ के ग्रुप नंबर 18 देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो उसमें। ग्रुप नंबर 18 टेक्स्ट बुक में से
कोऑर्डिनेट लॉन्च कर दो। हाँ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिग्मा पहला सिग्मा दूसरा पाई। यूजेस घर में पढ़ना है, रिमेनिंग पोर्शन पढ़ो ग्रुप नंबर 18 में से। कुछ नहीं समझा है तो पूछो। क्वेश्चन आंसर का बाकी है, वो कल भी हो सकता है, प्रिपेयर्ड रहना उसके लिए। और अपने वालों को बोलना और एक दिन अपने रहेगा। निकाल